नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के बाद कोरोना की खबरें जो हैं वो सुर्खियों से गायब हो गई। टीवी चैनलों में उन पर बहस लगभग ख़त्म सी हो गई है। अब केवल लद्दाख में चीन की फौजियों के घुसपैठ की बातचीत हो रही है, उस पर बहस हो रही है, लेकिन कोरोना अब प्रमुख खबरों में नहीं रह गया है। ये एक विचित्र बात है, क्योंकि कोरोना का संकट देश के ऊपर से अभी टला नहीं है। ये संकट बढ़ता जा रहा है और लोगों को अब और ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये संक्रमण जो है अब और ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। और इस बीच देश भर में जो कोरोना को लेकर राजनीति है वो भी खूब तेज़ हो गई है। दिल्ली में राजनीति शुरू हो गई। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह मैदान में उतर आए हैं, जो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में जुलाई अंत तक जो है 5.5 लाख कोरोना संक्रमितों की संख्या होने की बात जो है वो गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कह चुके हैं कि ये संख्या 5.5 लाख तक जुलाई में जा सकती है। बहरहाल इसके पीछे की क्या राजनीति है। एक और सवाल महत्वपूर्ण हो गया है कि आखिरकार दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह क्यों मैदान में उतर गए हैं। अमित शाह जो हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ राधा स्वामी सत्संग में जो बेड बनाए गए हैं, जहां 10,000 बेड के इंतज़ाम की बात की जा रही है, वहां देखने गए। उसके बाद लगातार बयान दे रहे हैं। ये बात तब हो रही है जब दिल्ली के से सांसद हर्षवर्धन देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो दिल्ली में भी स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। तो दिल्ली के निवासी हर्षवर्धन और दिल्ली के सांसद हर्षवर्धन ये मैदान में नहीं है, मैदान में आए हैं अमित शाह। तो इसके पीछे की क्या राजनीति है उस पर हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम शुरू करते हैं कोरोना के संक्रमण को लेकर। दिल्ली से पर भी बात करेंगे, लेकिन दिल्ली से पहले हम बात करना चाहते हैं मुंबई की, जहां देश का सबसे बड़ा स्लम यानी झुग्गी बस्ती जो कहते हैं वो है धारावी में। इस धारावी में कोरोना का संक्रमण फैला और बड़ी आसानी से, बड़ी तेज़ी के साथ महाराष्ट्र सरकार ने इसको उस पर नियंत्रण कर लिया। हम बात करेंगे इस पर कि कैसे, आखिर क्या चमत्कार हुआ। ये धारावी जो है, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि करीब 1.25 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 10 लाख की आबादी रहती है। मैं उस धारावी के बीच से गुजरा हूँ, गया हूँ वहाँ। और आपने अगर देखा नहीं हो तो आप याद कीजिए, एक फिल्म बनी थी स्लम डॉग मिलियनर, जय हो, जिसका गाना था। आप सब लोगों ने वो फिल्म देखी होगी। ये फिल्म जो है धारावी बस्ती जो है उसी पर केंद्रित, उसी के आसपास केंद्रित है। यहीं इसी बस्ती के कई बच्चों ने उस फिल्म में काम किया था, जिनको सम्मानित भी किया गया। बाद में इस फिल्म के जो निर्माता हैं उन्होंने उन बच्चों को अलग जगहों पर मकान भी दिए थे। धारावी में जब संक्रमण फैला तो लोगों को लगा कि अब जो है महाराष्ट्र में इसको कम्युनिटी में फैलने से रोका नहीं जा सकता है। जो स्थितियां बन रही थी उससे तो यही लग रहा था। यहाँ करीब 2,000 केस मिले और 49 मौतें हुई, और बहुत चमत्कारिक ढंग से इस पर काबू पा लिया। और इसके लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ठाकरे जो है निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं। लेकिन किया क्या उन्होंने एक बड़ा छोटा सा काम किया। जब लॉकडाउन हुआ था और उसके बाद अस्पतालों में बंदिशें लगी थी, तो सभी प्राइवेट क्लिनिक, जो छोटे छोटे क्लिनिक हैं, उनको बंद कर दिए गए थे। धारावी और उसके आसपास के इलाकों में भी करीब 350 प्राइवेट डॉक्टर थे। ये डॉक्टर सालों साल से धारावी के लोगों का इलाज कर रहे थे और इनके एक तरह से धारावी के लोगों के साथ पारिवारिक संबंध बने हुए थे। अब जब ये संकट की घड़ी आई और जब कोरोना संक्रमण फैलने लगा, बहुत सारे लोग डर से रिपोर्ट नहीं करने लगे, तो महाराष्ट्र सरकार ने इन सभी 350 डॉक्टरों को अपना क्लिनिक खोलने की अनुमति दे दी और उनसे कहा कि आप जो रोगी हैं उनसे, या जो बाकी लोग हैं उनसे संपर्क करें। और इन डॉक्टरों ने जब उनसे संपर्क करना शुरू किया तो एक तरह से पारिवारिक संपर्क जैसा हो गया।
ये जो डॉक्टर हैं वो उन्हीं इलाकों में काम करते हैं और ये एक तरह से फैमिली डॉक्टर है। खांसी जुकाम से लेकर बच्चे की बीमारी से लेकर बुज़ुर्गों की बीमारी तक जो प्रारंभिक इलाज है वो यही डॉक्टर करते हैं, और इसके बाद अगर किसी को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत होती है तो उसको भेजते हैं। ये इनको एक तरह से कम्युनिटी डॉक्टर कह सकते हैं, फैमिली डॉक्टर कह सकते हैं। इन डॉक्टरों के क्लिनिक को खोल दिया महाराष्ट्र सरकार ने और इनसे कहा कि उनसे संपर्क करें। और जब ये डॉक्टर सामने आए तो जो मरीज़ थे उन्होंने अपने आप को छिपाना बंद कर दिया, क्योंकि इन डॉक्टरों पर उनको भरोसा था। और उस भरोसा के चलते उन्होंने अपनी जो बीमारी थी उनको रिपोर्ट किया। रिपोर्ट करने पर जिन लोगों को घर में रहकर जिनका इलाज संभव था डॉक्टरों ने वहाँ किया, जिन लोगों को क्वारंटीन सेंटर या हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत थी उनको वहाँ भेजा, और इस तरह से 1 महीने से कम में करीब करीब जो है वो नियंत्रित कर लिया। हालांकि किसी भी क्षेत्र में इस नियंत्रण को अंतिम नहीं मान सकते, लेकिन धारावी का जो प्रयोग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इलाका ऐसा है जिसमें प्रवासी मजदूर भी रहते थे। यहाँ से करीब 1 लाख से ज़्यादा प्रवासी मजदूर निकलकर अपने अपने गाँव में पहुँच गए थे। ये 15 अप्रैल तक जो है तो का डाटा है हमारे पास। उसके बाद जो है करीब 47,500 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। इनमें से 20% जो है वो पॉजिटिव पाए गए, और इनमें से 9,500 लोगों को क्वारंटीन किया गया। और इस क्वारंटीन करने के लिए भी इनको दूर ले जाने की कोई कोशिश नहीं की गई। यहाँ जो स्कूल थे, जो मैरिज हॉल थे, उनको क्वारंटीन सेंटर में बदल दिया गया और वहीं उनको रखा गया। तो इस तरह से जब ये प्राइवेट डॉक्टर आए और आसपास ही उन्होंने देखा कि क्वारंटीन भी हो रहे हैं, इलाज भी हो रहे हैं, तो उनके भीतर का आत्मविश्वास बढ़ा और इस तरह से उन्होंने जो स्थिति थी उसको संभालने में मदद की। दुर्भाग्य ये है कि आज भी बहुत सारी राज्य सरकारों ने जो ये प्राइवेट डॉक्टर होते हैं, जो आपके मोहल्ले में बैठते हैं, प्रशिक्षित डॉक्टर हैं, वो MBBS हैं और आपका इलाज करते हैं, उनके क्लिनिक जो है ज़्यादातर के बंद हैं। अगर कहीं खोलने की इजाज़त दी गई है तो उसमें इतने प्रतिबंध लगाए गए हैं कि डॉक्टर यही उचित समझ रहे हैं कि बंद रखो। बहुत सारे राज्य जो हैं जैसे उत्तर प्रदेश, वो अगर इनके क्लिनिक में कोरोना पेशेंट आ जाए और वो माइल्ड सिम्टम हो, एसिम्टोमेटिक हो, तो भी उसके इलाज की अनुमति नहीं दे रहे हैं और ना ही हॉस्पिटलों में भर्ती किया जा रहा है। दिल्ली में भी करीब करीब यही स्थिति है। दिल्ली में भी घनी आबादी वाली बस्तियां, जिनको एक ज़माने में अनऑथराइज्ड कॉलोनी कहा जाता था, क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उनको नहीं बसाया था, उनमें से ज़्यादातर जो है अब अधिकृत हो चुके हैं, उनके मकान जो है अधिकृत हो चुके हैं। लेकिन समस्या ये है कि वहाँ जो डॉक्टर काम करते हैं, जो बहुत कम फीस पर अपने रोगियों का इलाज करते हैं, उनको अभी तक पूरी छूट नहीं मिली है। अगर उनको आज़ाद किया जाए तो शायद दिल्ली में भी स्थिति जो है वो सुधर सकती है। मैं एक बार बात कर लेता हूँ कि दिल्ली और देश में बाकी क्षेत्रों में संक्रमण की क्या स्थिति है। अगर आप दुनिया भर में संक्रमण की स्थिति देखें तो अब तक करीब 1 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं और करीब 5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में करीब 5.5 लाख लोग संक्रमित हुए हैं और करीब 16,500 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में संक्रमण जो है करीब 83,000 बताया जा रहा है और करीब 2,600 लोगों की मौत हुई है। अगर आप दुनिया से तुलना करना चाहें तो अभी भारत बहुत पीछे है। अमेरिका में करीब 1.25 लाख लोगों की मौत हो चुकी है, ब्राज़ील में 58,000 की मौत हुई है, ब्रिटेन में 44,000 की मौत हुई है, फ्रांस में 29,000 की, स्पेन में 28,000 लोगों की मौत हो चुकी है। बहरहाल ये मैं इन आंकड़ों पे नहीं जाना चाहता, मैं उन प्रयोगों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ जिससे कि कोरोना संक्रमण पर बड़ी तेज़ी से नियंत्रण जो है वो पाया जा सकता है। दरअसल जो ये प्राइवेट क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर होते हैं, जो मोहल्लों में बैठते हैं बहुत कम फीस लेकर के, आज भी बहुत सारे डॉक्टर जो हैं वो 50 रुपये से लेकर के 200-250 रुपये फ़ीस लेकर के इलाज करते हैं और उनका सालों साल का विश्वास बना हुआ है। ये जो गरीब लोग हैं आमतौर पे गंभीर बीमारी होने पर ये जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं, इनके रिकमेंड करने पर सरकारी अस्पतालों में जाते हैं, वरना ये वहीं पर अपना इलाज जो है कराना उचित समझते हैं और बहुत सारी बीमारियों का इलाज जो है यहाँ हो भी रहा है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इनको बढ़ाया नहीं जा रहा है। दिल्ली में जब से कोरोना की बात शुरू हुई है, यहाँ मोहल्ला क्लिनिक जिसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही थी वो गायब है।
सीन में दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये आश्चर्यजनक है। आज जो ये मोहल्ला क्लिनिक थे, उनका बेहतर उपयोग अगर किया जाता तो शायद और बेहतर ढंग से नियंत्रित किया जाता, क्योंकि ये जो मोहल्ला क्लिनिक है वो घनी आबादियों में बहुत ज़्यादा संख्या में है। वहीं पर जो है चूँकि बहुत सारी आबादी रहती है और इसलिए ये क्लिनिक खोले गए थे। आज इनकी उपयोगिता है, पर ये इनका क्या उपयोग हो रहा है ये बता नहीं सकते। अभी सरकार इस पर कोई कुछ बोल नहीं रही है। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि हमने 5 कदम उठा लिए हैं और उससे जो है सारा संक्रमण और कोरोना का इलाज बहुत आसान हो जाएगा। अब इसमें उन्होंने बताया कि बेड की संख्या बढ़ाई गई है। माफ़ कीजिएगा अरविंद जी, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बेड की संख्या बढ़ाई गई हो या नहीं बढ़ाई गई हो, लेकिन आज भी बहुत सारे वीडियो व्हाट्सएप पर वायरल होते रहते हैं जिसमें लोग कहते हैं कि उनको हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिल रहा है। तो ये आप बताएं। ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बढ़ाया गया है। आज भी लोग ये कह रहे हैं कि उनको हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद भी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा कि टेस्टिंग बढ़ाया गया है और आइसोलेशन बढ़ाया गया है, यानी क्वारंटीन की संख्या बढ़ाई गई है। टेस्टिंग के बारे में गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो भी दावा कर रहे हैं कि 4 गुना कर दिया गया है। एक समय पर टेस्टिंग जो है वो 5000 तक आ गया था दिल्ली में कम होकर के, और ये बढ़ा करके अगर 20,000 कर भी दिया गया है तो दिल्ली की जो 1.5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है उसके लिए बहुत बड़ी संख्या ये नहीं है। बहरहाल हम टेस्टिंग से ज़्यादा क्वारंटीन और इलाज पर ध्यान देना चाहते हैं और इसलिए हम इस पर बात जाते ही नहीं कितनी टेस्टिंग हो रही है। लेकिन टेस्टिंग कैसे हो रही है उसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि मेरे पड़ोस में भी एक टेस्टिंग सेंटर खुला हुआ है। वहां पर एक व्यक्ति जो टेस्टिंग के लिए गए थे वो बता रहे थे कि टेस्टिंग के लिए स्वैब जो है, यानी हमारे गले से जो थूक और उसके जो सैंपल लिए जाते हैं वो तो लिए जा रहे हैं, लेकिन टेस्ट रिपोर्ट नहीं दी जा रही है। 2-3-4 दिनों तक घुमाया जा रहा है। और जब वहाँ काम करने वाले एक व्यक्ति से हमने पूछताछ की तो उसने कहा कि टेस्ट रिपोर्ट हमारे पास आ ही नहीं रहे हैं। दरअसल जिनके नेगेटिव हैं उनके रिपोर्ट आ रहे हैं, वो हम लोगों को दे रहे हैं। पॉजिटिव वालों के रिपोर्ट जो हैं 2-2, 3-3 दिन, 4 दिनों तक नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? आज दिल्ली के बहुत सारे अस्पताल क्लेम करते हैं कि वो टेस्ट करके 1 घंटे में ही रिपोर्ट दे देते हैं। रैपिड टेस्ट आ गया है, उसका उपयोग दिल्ली सरकार भी कर रही है, लेकिन जो यहाँ रिपोर्ट है वो कम आ रही है। इसका कारण ये है, बताया उन्होंने, कि चूँकि अस्पतालों में भीड़ बहुत है तो सरकार उसको धीरे धीरे नियंत्रित करके तब रिपोर्ट जारी करना चाहती है। तो बहरहाल अगर रिपोर्ट को छिपा करके और संख्या नहीं बढ़ने देना है तो आपकी मर्जी है, लेकिन इससे कोरोना थम नहीं जाएगा। वैसे ये बीमारी पूरे देश में देखी जा रही है कि टेस्ट कम करो, टेस्ट की रिपोर्ट कम दो और जो है लोगों को अपने आप पर छोड़ दो। ये संयोग से बहुत अच्छी बात है कि आपको संक्रमण है भी, अगर आप एसिम्टोमेटिक हैं या माइल्ड सिम्टम है तो इस तरह के 85% लोग जो हैं अपने आप ही ठीक हो रहे हैं, उनको किसी अस्पताल की ज़रूरत नहीं है। बाकी बचे हुए लोग जो हैं उनमें से भी 85 अगर मान लें तो करीब 10-12% ऐसे हैं, उनको भी घर में ही ठीक किया जा सकता है अगर उनके पास रहने की जगह हो। जगह नहीं हो तब उनको अस्पतालों में दाखिल करने की ज़रूरत होती है। तो बहरहाल ये भी जो है मुझे कोई बहुत बड़ा काम नहीं दिख रहा है कि टेस्टिंग और आइसोलेशन बढ़ा है। बढ़ा होगा, दिल्ली के हिसाब से नहीं बढ़ा दिखता है। उसके बाद कह रहे हैं प्लाज्मा थेरेपी, सरकार का कहना है कि 29 मरीज जो है इससे ठीक हुए हैं। ये गंभीर रोगियों के लिए है, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे अस्पतालों में प्रयोग के तौर पर प्लाज्मा थेरेपी शुरू हुई है और हम इसका स्वागत करते हैं, इसको बढ़ाना चाहिए। लेकिन सरकार के आंकड़े के मुताबिक अभी तक 29 लोग ही इससे ठीक हुए हैं। ये लंबी प्रक्रिया है, काफ़ी समय लगता है, और जो बहुत कठिन रूप से, गंभीर रूप से बीमार हैं, जिनको और किसी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता है, उन्हीं मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी की सलाह दी जा रही है। इसके बाद ये कह रहे हैं कि सर्वे और स्क्रीनिंग, अब घर घर सर्वे की ज़रूरत की जा रही है, स्क्रीनिंग भी की जा रही है। भाई जो लोग आपके पास आ रहे हैं उनको संभाल लो। घर घर सर्वे और स्क्रीनिंग एक मुश्किल काम है, वो अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। लेकिन जो आपके पास आ रहे हैं, आपके टेस्टिंग सेंटर में आ रहे हैं, अस्पतालों में आ रहे हैं, उनकी टेस्टिंग तो हो जाए। उनको ज़रूरत हो तो अस्पताल में दाखिला तो मिल जाए। आप कह रहे हो कि राधा स्वामी सत्संग भवन में जो है
2000 बेड लगा दिए गए हैं, हमने भी देखा है। कितने बेड पर ऑक्सीजन लगे हैं, हमने किसी बेड पर ऑक्सीजन लगा हुआ नहीं देखा। चीन ने जब ये बीमारी फैली तो दिसंबर में 7 दिनों के अंदर एक कई हज़ार लोगों के रहने के लिए, शायद 10,000 लोगों के लिए एक बेड हॉस्पिटल तैयार किया था और उसमें पाइप से ऑक्सीजन देने की व्यवस्था की गई थी ताकि हर बेड तक पहुंच जाए, सिलेंडर हर जगह ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो ये सब बहुत सारे तरीके हैं, पता नहीं आपको इनमें से कितना आप अमल करते हैं, कितना नहीं करते हैं, लेकिन ये एक गंभीर बात है। राधा स्वामी सत्संग हमने बताया ही, वो कह रहे हैं कि 2000 बेड लगा दिए गए हैं, 10,000 बेड यहाँ लगाए जा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। बुरारी के अस्पताल में 450 जो बेड हैं वो बढ़ाए गए हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन सब के बीच हमारा कहना ये है कि जो लोग अस्पताल तक जा रहे हैं उनके इलाज में तेज़ी आनी चाहिए, उनको ज़रूर अस्पताल में भर्ती किया जाना चाहिए। वो हमने इस चैनल पर दिखाया था कि कैसे एक परिवार के 8 लोग संक्रमित हो गए और 2 लोग अस्पताल में भर्ती होने के लिए घूमते रहे, बड़ी मुश्किल से उनका इलाज हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आज ये बात साफ़ है कि बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं और ये बहुत आसान है ऑक्सीजन देना। तो अगर आप इसका इंतज़ाम कर दें तो बहुत ही भलाई होगी और आप इस पर ज़्यादा कामयाब हो पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि इसका और इम्पैक्ट क्या हो रहा है। अब इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपी है, उसमें यूरोपियन रेस्पिरेटरी जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के आधार पर एक खबर छापी गई है। उसमें बता रहे हैं कि अगले 1 साल में करीब 95,000 ज़्यादा लोगों की मौत होगी टीबी के कारण। कोरोना के बाद कोरोना संकट और टीबी को मिला करके स्थिति और ख़राब हुई तो टीबी से ही जो है अगले साल जो है 2 लाख लोगों की मौत हो सकती है। ये भारत में, दक्षिण अफ्रीका में 13,500 लोगों की मौत हो सकती है, चीन में 6,000 लोगों की मौत हो सकती है। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड टॉपिकल मेडिसिन और लैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने ये सर्वे किया है, उसके आधार पर ये रिपोर्ट जो है वो बताई गई है। हम बहुत पहले से कह रहे हैं कि कोरोना अकेला रोग नहीं है जिससे लोग मरते हैं। टीबी बहुत बड़ा किलर है, 5 लाख लोग तो करीब हर साल मर ही रहे थे। सबसे बड़ा किलर यहाँ कैंसर है, करीब 12 लाख लोग, यानी हर महीने 1 लाख लोग जो है मर जाते थे, उनका इलाज भी ठीक से नहीं हो रहा है, उसकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने हैं और अब सरकार से सिर्फ इतना कहना है कि राजनीति बंद करें। दिल्ली के हैं हर्षवर्धन, स्वास्थ्य मंत्री हैं देश के, और वो सीन में दिखाई नहीं दे रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह दिखाई दे रहे हैं, जो कि जिनका काम जो है वो गृह को संभालना है, गृह विभाग को संभालना है। बेहतर होगा कि हर्षवर्धन सामने लाए जाएं और इससे स्थिति और बेहतर हो पाएगी। मैं चलते चलते ये बता दूं कि हर्षवर्धन मेडिकल डॉक्टर भी हैं, राजनीति में आने से पहले वो प्रैक्टिस कर रहे थे, तो विशेषज्ञों की सलाह लेना ज़्यादा बेहतर है। और जो लोग विशेषज्ञ नहीं हैं वो जाहिर है कि वो जब सामने आएंगे तो राजनीति ही करेंगे। हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।